But the discoveries of the Kepler mission suggest that there are billions of habitable planets in our galaxy alone, and there are at least 100 billion galaxies in the visible universe. एलियंस का अब तक का सबसे बड़ा सर्च हंट ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट, जिसमें पिछले 9 सालों में 97 गैलेक्सीज और 6 मिलियन रेडियो सिग्नल्स को स्टडी किया गया और फाइनली उसके रिजल्ट्स आज हमारे पास आ चुके हैं। क्या फाइनली हमें इस विशाल से ब्रह्मांड में कोई आधुनिक सभ्यता मिली, या फिर इन 97 गैलेक्सीज के अरबों खरबों सोलर सिस्टम्स को खोजने के बाद भी यही बात फिर से साबित हुई कि हम अकेले हैं? दूसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि 2015 में शुरू हुए इस मिशन ने महज 9 सालों के अंदर 97 गैलेक्सीज के अरबों स्टार्स के खरबों प्लैनेट्स को आखिर कैसे स्टडी कर लिया। क्या ऐसा कर पाना आखिर मुमकिन भी है? आखिर इस मिशन में ऐसी कौन सी तकनीक इस्तेमाल की गई कि पृथ्वी में बैठकर यहीं पर हमें पूरे ब्रह्मांड में एलियन सभ्यता मौजूद है या फिर नहीं, इसका जवाब मिल गया। ये और ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानना हम सभी के लिए सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि जरूरी है, क्योंकि ये खुलासे हमारी खुद की पृथ्वी पर वो पहला जीव कैसे पैदा हुआ था और क्या हमारी पृथ्वी को कोई एलियन सभ्यता से खतरा हो भी सकता है या नहीं, इन सभी सवालों से पर्दाफाश कर सकता है। और हाँ, इस वीडियो में आगे एक हिडन मैसेज भी है जो आपको एक बड़ी लर्निंग देगा। तो उससे आपको क्या सीखने मिला नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना और मैं स्मार्टेस्ट आंसर को अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। 1960s में जब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स ढूंढने की मुहिम शुरू हुई थी, तब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर शुरू कहां से करें। फाइनली जवाब आया कि सबसे पहले ऐसे एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ निकालते हैं जो हमारे पृथ्वी की तरह अपने सूरज के हैबिटेबल जोन में स्थित हो, यानी कि एक ऐसे जोन में जहां पर उस प्लैनेट का पानी अपने लिक्विड रूप में एग्जिस्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ द होस्ट स्टार। नेक्स्ट स्टेप फिर हमारा रहा उन एक्सोप्लैनेट्स पर ऐसे बायो सिग्नेचर्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स को तलाशना जो यहां पर पृथ्वी पर मोस्टली सिर्फ जीव जंतु ही बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई दशकों की छानबीन के बाद एक ऐसा कंपाउंड जो हमें मिला है वो है डाइमीथाइल सल्फाइड, जो एटलीस्ट पृथ्वी पर सिर्फ मरीन एल्गे यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स ही प्रोड्यूस करते हैं। ये किसी वोल्केनिक एक्टिविटी वगैरह से नहीं बनता। इसका मतलब इस कंपाउंड और ऐसे ही कुछ कंपाउंड्स मिलने से हम फाइनली एलियंस की खोज शुरू कर सकते थे। बट देन थिंक अगेन, क्या एलियंस को ढूंढना इतना आसान काम है? ऑब्वियसली नहीं, और इसीलिए नासा और ईएसए ने इस स्ट्रैटेजी के तहत 3 बड़े स्पेस मिशंस कोरॉट, गाया और केपलर को लॉन्च किया। और इनफैक्ट उनकी मदद से उन्होंने करीब 5572 में से 63 प्लैनेट्स को शॉर्टलिस्ट भी किया। लेकिन एट द एंड नो लक। अब इसके बाद ऑलमोस्ट सभी वैज्ञानिक हार मान ही चुके थे, लेकिन तभी आज से करीब 4 महीने पहले अचानक से एक पेपर पब्लिश होता है सेइंग कि केपलर द्वारा ढूंढे एक प्लैनेट पर डाइमीथाइल सल्फाइड मिला है, और वो भी एक कंसिडरेबल श्योरिटी के साथ। अब ये इस पूरे मिशन के लिए एक गेम चेंजर था। दरअसल नासा साइंटिस्ट जब बायो सिग्नेचर्स की मदद से एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें एक ऐसा एक्सोप्लैनेट मिला K2-18b, जिसका वातावरण पृथ्वी से बहुत हद तक मेल खा रहा था। उसका वातावरण भी मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ऐसे साधारण मॉलिक्यूल से भरा हुआ था। बट जैसे ही उस प्लैनेट के डेटा को थोड़ा और बारीकी से देखा गया, तब पता चला कि वहां पर कुछ मात्रा में डाइमीथाइल सल्फाइड भी मौजूद है। अब क्या इस मॉलिक्यूल का K2-18b के एटमॉस्फेयर में डिटेक्ट होना किसी एलियन लाइफ का प्रेजेंस 100% प्रूफ करने के लिए काफी था? वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यस। उस रिसर्च पेपर में यह मेंशन्ड है कि वो किसी वोल्केनो जैसे नॉन बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस से नहीं बनता। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में आज हम इसे आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। इस कंपाउंड को आज हम आराम से लैब्स में बना लेते हैं। बस हमें हाइड्रोजन सल्फाइड और मेथनॉल को 380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्ट कराना होता है एंड डन, आपका डाइमीथाइल सल्फाइड तैयार। तो इस केस में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि K2-18b पर एग्जैक्टली यही कंडीशंस मौजूद हो और वहां पर वो नेचुरली बन रहा हो बिना किसी एल्गे या फाइटोप्लैंक्टन जैसे जीवों से। यानी कि जब तक हम अपनी डिस्कवरी को कंफर्म करने के लिए K2-18b पर एटलीस्ट ये प्रूव नहीं कर लेते कि वहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड और मेथनॉल नहीं है, तब तक हमें ये पकड़ के चलना होगा कि मोस्ट सर्टेनली शायद वहां पर लाइफ फॉर्म नहीं है, एटलीस्ट ये प्रूव्ड नहीं। इनफैक्ट यही वजह है कि साइंटिस्ट साइमल्टेनियसली दूसरे मेथड्स भी ढूंढ रहे थे जिसमें ये छोटा सा डाउट भी पैदा ना हो कि वहां पर लाइफ सर्टेनली है या नहीं। और एक ऐसा ही दूसरा मेथड डेवलप हुआ टू कंफर्म
द प्रेजेंस ऑफ लाइफ कॉल्ड डिटेक्टिंग टेक्नो सिग्नेचर्स। वेट, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, कोई भी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करेगी। अब जैसे हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक एफएम रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन्स और सैटेलाइट स्पेस में रेडियो सिग्नल्स एमिट करती है, वैसे ही उनकी टेक्नोलॉजी से भी रेडियो सिग्नल्स निकलेंगे। सो ऐसे टेक्नोलॉजी से निकले रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के मेथड को साइंटिस्टों ने नाम दिया टेक्नो सिग्नेचर्स, जो बाय द वे इंटेलिजेंट लाइफ के प्रोमिनेंट मार्कर्स भी है। और इसीलिए इन टेक्नो सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करने के लिए इस पूरे एलियन हंट की शुरुआत करने वाले फ्रैंक ड्रेक, जाने माने फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग और इजरायली साइंटिस्ट यूरी मिलनर जैसे बड़े बड़े साइंटिस्टों ने मिलकर 2015 में ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसके तहत उन्होंने मिल्की वे के सेंटर में मौजूद 1700 स्टार्स में टेक्नो सिग्नेचर्स ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उनका कहना था कहीं और होना हो, सेंटर में मौजूद स्टार्स में इंटेलिजेंट लाइफ बिल्कुल हो सकती है। अब ऐसा क्यों, इसे हम पृथ्वी के एग्जाम्पल से समझते हैं। सूरज और पृथ्वी बनने के 4.6 बिलियन साल बाद उस पर पहले इंसान ने कदम रखा था, और फिर इसके बस 3 लाख साल बाद हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना शुरू कर दी जो स्पेस में टेक्नो सिग्नेचर्स भेज सकती है। यानी कि हमने जब टेक्नो सिग्नेचर्स भेजना शुरू किया तब तक तो सूरज अपनी आधी लाइफ जी चुका था। दिस मीन्स कि स्टार जितना ज्यादा पुराना होगा, उसके इर्द गिर्द घूम रहे प्लैनेट्स पर इंटेलिजेंट लाइफ मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, और किसी भी गैलेक्सी में सबसे ओल्डेस्ट स्टार्स उसके सेंटर में मौजूद होते हैं। और इसीलिए रिसर्चर्स ने मिल्की वे के सेंटर में मौजूद स्टार्स को चुना। लेकिन इन स्टार्स से आ रहे रेडियो सिग्नल्स को स्टडी करते समय उनके सामने एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम यह थी कि गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स, ब्लैक होल्स और पल्सार्स से आ रहे रेडियो सिग्नल्स और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस की टेक्नोलॉजी से आ रहे रेडियो सिग्नल्स में आखिर फर्क कैसे करें। वेल, इन दोनों में फर्क कर पाने के लिए सबसे पहले रिसर्चर्स ने स्टार्स, ब्लैक होल्स और पल्सार्स किस फ्रीक्वेंसी पर रेडियो सिग्नल्स एमिट करते हैं, इसे स्टडी करना शुरू किया। अब इन स्पेस इवेंट्स के रेडियो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी का पता लगाने के बाद ये ऐसे रेडियो सिग्नल्स ढूंढने लगे जो इनसे अलग थे। अब इतनी गहराई से सोच समझकर इतने बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देने के बाद क्या हमारे मिल्की वे के सेंटर में साइंटिस्टों को ऐसे टेक्नो सिग्नेचर्स मिले जो किसी एडवांस एलियन सभ्यता के बारे में जरा सा भी हिंट देते हो? वेल, साइंटिस्टों को ऐसे 11 सिग्नल्स मिले जो किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहे थे। बट अब तक अनफॉर्चुनेटली उन्हें ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला था जिससे वो ये कंफर्म कर सके कि वो सिग्नल्स इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस के ही है। यानी कि बेसिकली इतना सब करने के बाद वो वहीं पर थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। सो वेयर डिड दे गो रॉन्ग? वेल, मिल्की वे के सेंटर में मिलियंस ऑफ स्टार्स है, जिसमें से इन रिसर्चर्स ने सिर्फ 1700 यानी 1% से भी कम स्टार्स को ही स्टडी किया था। मतलब काफी हाई चांसेस है कि बहुत सारे रेडियो सिग्नल्स मिस हुए हो। अब इसे रेक्टिफाई करने का एक तरीका यह भी हो सकता था कि हमारे जो सैटेलाइट्स है वो सिर्फ मिल्की वे के सेंटर के स्टार्स नहीं बल्कि उसके हर एक दिशा में टेक्नो सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करे। लेकिन इसमें डाउन साइड ये था कि इस पर मेहनत बहुत ज्यादा जाती और इसका आउटकम बहुत कम होता, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहे जितने भी सिग्नल्स डिटेक्ट कर लेते वो सिर्फ हमारे मिल्की वे के ही होते। यानी कि जरूरत थी अपनी स्ट्रैटेजी को फिर एक बार इवैल्यूएट करके अपडेट करने की। साइंटिस्टों ने सोचा कि हम एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम अपने ही गैलेक्सी के स्टार्स को ढूंढने के जगह पर दूसरे गैलेक्सीज को स्टडी करते हैं। इससे हम एक साथ बिलियंस ऑफ स्टार्स को वन गो में स्टडी कर सकते हैं। और इसीलिए 2023 में उन्होंने एक ऐसा मेथड निकाला जिससे वो एक समय पर ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स को स्टडी कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले मिल्की वे के सबसे करीबी गैलेक्सीज को आइडेंटिफाई किया। फिर यूएस में मौजूद ग्रीन बैंक रेडियो टेलीस्कोप की मदद से उन्होंने इनसे आ रहे रेडियो सिग्नल्स का करीब 1440 टीबी जितना डेटा जमा किया। अब इतने डेटा को स्टोर करने के लिए हमें 128 जीबी के ऐसे 11,250 पेन ड्राइव लगते और इसे सिर्फ प्रोसेस करने के लिए रिसर्चर्स को 4 साल लग जाते। और इसीलिए सभी डेटा को मैनुअली स्टडी करने के बजाय उन्होंने इसे स्टेप बाय स्टेप फिल्टर करने का सोचा। सबसे पहले उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि इन सभी रेडियो सिग्नल्स में से कौन से सिग्नल्स प्लैनेट से आ रहे हैं। अब क्योंकि प्लैनेट्स अपने स्टार्स के अराउंड चक्कर लगाते हैं, उनसे आ रहे रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होती रहती है। इट्स सिमिलर टू जब कोई एम्बुलेंस हमारे करीब आती है, उससे आ रही साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने लगती है, और जब वो हमसे दूर जा रही होती है तो फ्रीक्वेंसी कम। इस इफेक्ट को साइंटिस्ट डॉपलर शिफ्ट इफेक्ट कहते हैं। सो इस पूरे डेटा में से प्लैनेट से आ रहे सिग्नल्स को ढूंढने के लिए साइंटिस्टों ने टर्बोसेटी नाम के एक सॉफ्टवेयर की मदद से सिर्फ उन्हीं सिग्नल्स को चुना जो डॉपलर शिफ्ट दिखा रहे हो।
और फिर इस फिल्टर को लगाने के बाद उन्हें 6 मिलियन सिग्नल्स मिले जो किसी ना किसी प्लैनेट से आ रहे थे। यानी कि 97 गैलेक्सीज में से उन्होंने 6 मिलियन ऐसे प्लैनेट्स आइडेंटिफाई किए थे जिनसे हमारे जैसे ही आर्टिफिशियल रेडियो सिग्नल्स आ रहे थे। बट देयर वाज स्टिल अ हाई चांस कि इसमें से कुछ सिग्नल्स हमारे सैटेलाइट्स द्वारा एमिट किए रेडियो सिग्नल्स भी हो सकते थे, क्योंकि आफ्टर ऑल इनके टेलीस्कोप्स पृथ्वी पर मौजूद थे। तो इन अनवांटेड सिग्नल्स या बैकग्राउंड नॉइस को फिल्टर करने के लिए इन रिसर्चर्स ने हर डायरेक्शन में देखना शुरू कर दिया। बेसिकली उन्होंने सभी सिग्नल्स को इंडिविजुअली 5 मिनट के लिए देखा और फिर अगले 5 मिनटों के लिए उन सिग्नल से मुंह मोड़ लिया। अब इससे हुआ ये कि गैलेक्सीज से आ रहे सिग्नल्स 5 मिनट के लिए डिटेक्ट हुए और अगले 5 मिनट गायब। लेकिन जो सिग्नल सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस की वजह से आ रहे थे वो तब भी डिटेक्ट होते जब टेलीस्कोप गैलेक्सीज की तरफ नहीं देख रहा होता। ऐसे बैकग्राउंड नॉइस को फिल्टर करने के बाद फाइनली रिसर्चर्स के पास ओरिजिनल 6 मिलियन सिग्नल्स में से सिर्फ 1519 सिग्नल्स बचे। ये सिग्नल्स किसी प्लैनेट से आ रहे थे, दिखने में आर्टिफिशियल लग रहे थे और बैकग्राउंड नॉइस भी अभी नहीं था। क्या इस पॉइंट पर फाइनली हमें किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन के क्लूज मिल चुके थे? इसका पता लगाने के लिए उन्होंने इन 1519 सिग्नल्स को एक एक करके मैन्युअली स्टडी करना शुरू किया एंड व्हाट दे फाउंड वाज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। असल में इन 1519 सिग्नल्स में से हर एक सिग्नल हमारे ही टेक्नोलॉजी के रेडियो सिग्नल्स निकले। बट आखिर कैसे? अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले बताया था कि साइंटिस्टों ने तो पहले ही बैकग्राउंड नॉइस को एलिमिनेट कर दिया था, तो फिर ये सिग्नल्स भी बैकग्राउंड नॉइस के कैसे निकले? दरअसल इस स्टेज पर साइंटिस्टों से एक सिंपल बट सिग्निफिकेंट भूल हो गई थी। उन्होंने बस उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को एलिमिनेट किया था जो हमारी सैटेलाइट से आ रही है, बट वो रेडियो, टीवी और मोबाइल से निकलने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एलिमिनेट करना भूल गए थे। अगर हम इन फ्रीक्वेंसीज को भी कंसिडर करें तो ये जो 1519 सिग्नल्स थे वो भी हमारे आसपास का बैकग्राउंड नॉइस ही था जो बस सिर्फ इनिशियली हमसे छूट गया था। यानी कि फ्रेंड्स, एंड लेट दिस सिंक इन, ऑल इन ऑल 97 गैलेक्सीज में मिले 6 मिलियन सिग्नल्स में से भी एक भी सिग्नल ऐसा नहीं निकला जो किसी एलियन के वजूद की कहानी बयां कर सके। सो व्हाट डज दिस से अबाउट देयर रिसर्च? सबसे पहली बात, आवर लाइफ इज सो फ्रीकिंग डैम रेयर। 97 आकाश गंगाओं में अरबों प्लैनेट्स हैं, लेकिन एक में भी हम जैसा जिंदा बुद्धिमान जीव हमें नहीं दिखा। हम हमारे इस 80 साल के कॉन्शियसनेस के अनुभव, जिसे जिंदगी कहते हैं, को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये ब्रह्मांड हमारे जन्म से भी 14 बिलियन सालों पहले से ही मौजूद था, लेकिन हमें इसका कोई भी एहसास नहीं था, कोई फीलिंग, कोई कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग अलाइव नहीं थी। और यही ब्रह्मांड कई अरबों सालों तक भी जिंदा रहने वाला है, लेकिन हमें बस सिर्फ 80 साल ही मिले, वो भी नसीब अच्छी रही तो। और इसी नजरिए से हमारा समय ब्रह्मांड का वो सबसे अमूल्य चीज बन जाता है जो हर किसी के पास इक्वल तो है, लेकिन कितने ही लोग उसे सबसे मूल्यवान चीज की तरह ट्रीट भी करते हैं। और कितने ही लोग इस क्षण भर की जिंदगी में हमारे रचयिता ब्रह्मांड को और उसमें मौजूद हर उसके क्रिएशन को जानने और समझने की जिज्ञासा रखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम जैसी कॉन्शियस इंटेलिजेंट लाइफ ही कर सकती है, लेकिन कई लोगों ने अब तक इस सिंपल से फैक्ट को रियलाइज तक नहीं किया है। इसी समझ के साथ ये हारी हुई रिसर्च हमें आयरॉनिकली जीतना भी सिखाती है। पता है, हमने अपनी पूरी कोशिश की, एलियंस ढूंढने में बेस्ट इक्विपमेंट्स लगा दिए, बेस्ट दिमाग लगा दिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, उसके बाद भी हम फेल हो गए। लेकिन ऐसे ही तो कितने बार हम फेल हुए थे एक मामूली से इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में या एक कंप्यूटर बनाने में। येट एक 1850s के विशाल कंप्यूटर से 1000 गुना ज्यादा कंप्यूटिंग वाली मशीन हम अपने हाथों में लेकर घूमते हैं आज। और यही एग्जैक्टली होता है एक साइंटिफिक माइंडसेट, एक विनिंग माइंडसेट। हारने पर अपनी हार के कारणों को दोबारा से एनालाइज करो, फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच से दोबारा इवैल्यूएट करो, इंप्रूवमेंट्स के लिए नए आइडियाज सोचो। 10 बार फेल हो, लेकिन अंत में कुछ ऐसा कर जाओ जो इंसानी इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। साइंटिफिक माइंडसेट इज अ विनर्स माइंडसेट, बिकॉज साइंस हैज द पावर टू ब्रिंग अ चेंज एनीवेयर इट्स नीडेड। और फिर चाहे वो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो, मेंटल हेल्थ, अ बैड रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस और एनीवेयर। अब इसी साइंटिफिक माइंडसेट को, इसी विनिंग माइंडसेट को हाल ही में टोयोटा कंपनी ने भी अपनाया, नए वाटर इंजन का कॉन्सेप्ट लाकर, जो पूरी ईवी इंडस्ट्री को बीट कर सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली काम कैसे करता है और पानी से चलने वाली हाई पावर्ड कार्स कैसे बन सकती है, इसे डिटेल में मैंने अपने पिछले इस वीडियो में कवर किया है, दैट यू शुड डेफिनेटली कंसिडर चेकिंग आउट। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।